हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल देखे थे केमिकल इक्वेशन क्या होता है और आज हम देखेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं तो उसे बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, हमें ये भी देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन का रिएक्टेंट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का सम, प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का सम दोनों बराबर हो जाए, यानी दोनों इक्वल हो जाए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे C+O2 इज इक्वल टू CO2। हम यहाँ देखते हैं, बहुत ही बेसिक है ये, कि कार्बन का यहाँ एटम है 1 और ऑक्सीजन का एटम है 2, और यहाँ पे भी कार्बन का एटम है 1 और ऑक्सीजन का एटम है 2। टोटल एटम हो रहा है 3 और यहाँ पे भी टोटल एटम हो रहा है 3। तो ये हमारा बैलेंस्ड है। ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ये भी जो आप देखिएगा तो यहाँ हम देखते हैं कि जिंक का 1 एटम है, यहाँ पे भी जिंक का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, इधर भी सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है और ये भी ऑक्सीजन का 4 एटम है। इसका मतलब कि जब इधर इस रिएक्टेंट्स में ये जो हमारा होता है एरो के लेफ्ट साइड में, कल ही हमने बताया था कि ये रिएक्टेंट्स होता है और एरो के राइट साइड में जो भी होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो जो भी हमारे रिएक्टेंट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और ये जो प्रोडक्ट में जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनमें सारे एटम्स को जब सम करेंगे तो इनका सम प्रोडक्ट्स के एटम्स के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस, ये तो बैलेंस था, अब हम देखते हैं हम बैलेंस अगर करने को दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए Mg प्लस O2 MgU। हम इसको देखते हैं, यहां देखते हैं कि Mg का 1 एटम है, यानी कि मैग्नीशियम का 1 एटम है, और इधर भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है, और ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है। यानी ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यानी हमको इसको बैलेंस करना होगा। तो इसको करने के लिए हम कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटम्स में हम नहीं बढ़ा सकते हैं, हम उनके मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं सपोज, तो अगर हम 2 लिख देते हैं तो हमें यहाँ भी 2 लिखना होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ 1 है तो ये मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, और यहाँ चूंकि 2 आ गया है तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 था तो मैग्नीशियम भी इधर 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो फिर इसमें हम इधर लिखेंगे Mg इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन जो है 2 है, इधर भी Mg 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, टोटल नंबर ऑफ एटम 4, इधर भी टोटल नंबर ऑफ एटम 4। सो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। ये इस समय बैलेंस्ड हो गया। जैसे हम अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। Fe plus H2O, now product Fe plus H2O is now Fe3O4 plus H2। ये जब रिएक्शन हम देखते हैं
तो इस इक्वेशन में क्या दिखता है कि हमारा आयरन जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो हमारा फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है हम इसमें देखते हैं, यहाँ आयरन का 1 एटम है, इधर आयरन का 3 एटम है। इसका मतलब है कि ये हमारा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इधर देख लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर टोटल नंबर ऑफ 4 हुआ और ये टोटल नंबर ऑफ 9 हो गया। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो हम सोचेंगे इस पे। अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन 3 है, तो अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो हमारा आयरन 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब हमें यहाँ 4 लिखना होगा। ठीक है, चलिए हम 4 लिख देते हैं। हमने 4 लिख दिया, इसका मतलब कि हमारा आयरन इधर 3 है, इधर 3 हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हमारा इधर 4 है, ऑक्सीजन भी हमारा 4 हो गया। बट इधर एक समस्या ये आ गई कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा 8 एटम का हो गया। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 4 लिखना होगा। अब हम देखते हैं, इधर आयरन 3 एटम है, हाइड्रोजन 8 एटम है, ऑक्सीजन 4 एटम है, इधर भी आयरन 3 एटम हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। नाउ टोटल नंबर इज 15 एंड नाउ 8 है ना, 8 है, 15। नाउ ये हम देख रही हैं कि रिएक्टेंट्स में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का जो सम है वह प्रोडक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स के पूरे एटम के सम के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया है। और अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन में क्यों बैलेंस करते हैं हम। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की व्यू से कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी मैटर के मास को ना हम बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें ये अगर केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस होता है, इसका मतलब कि अगर ये हमने जो ये रिएक्शन करा के नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, इसका मतलब अगर ये अलग हो गया तो इसका मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल अलग कर देते हैं। अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म होके अलग मास का बन जाता है, यानी इधर जो भी प्रोडक्ट आया है ये अगर अलग मास का हो गया रिएक्टेंट से, तो इसका सेंस है कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तोड़ दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए ताकि ये पता लग जाए कि हम कभी भी मास को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जब ये बैलेंस हो जाता है और अगर ये बैलेंस करते टाइम अगर ये दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो हमारा केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सही और बैलेंस हो जाता है। और आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी और आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होती रहे।